Hi guys, welcome you all in our daily current affairs session. In this session we will discuss today's important current affairs और जो हमने करंट अफेयर्स लास्ट क्लास में करी थी उसके हम एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है एचडीएफसी बैंक पार्टनर सीएसटी टू लॉन्च चैटबॉट ईवा। तो एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है सीएससी, उसके साथ पार्टनरशिप करके एक चैटबॉट लॉन्च किया ईवा। अब ये सीएससी क्या है और ये चैटबॉट ईवा क्या है ये जान लेते हैं। HDFC Bank has launched an artificial intelligence chatbot named Eva in partnership with Common Service Center. कॉमन सर्विस सेंटर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। इसका काम क्या है, इसका अगर हम बात करें फंक्शन की, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, चाहे वो डिजिटल सर्विसेज हो, चाहे वो फिजिकल सर्विसेज हो, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, वो सारी की सारी सर्विसेज रूरल एरियाज तक पहुंचनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर कौन करता है? सीएससी करता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो जन जन तक पहुंचे, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो अगर बात करें फूड हो या कोई भी सब्सिडीज हो या कोई भी सहायता हो, कोई भी चीज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो सारी पब्लिक वेलफेयर की जो चीजें हैं वो रूरल एरियाज तक भी पहुंचनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उन्हें रूरल एरियाज तक जो पहुंचाता है या इंश्योर करता है कि हर एक रूरल एरिया को गवर्नमेंट सर्विसेज से जोड़ा गया है, वो कॉमन सर्विस सेंटर करता है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो कॉमन सर्विस सेंटर और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा। अब चैटबॉट की अगर बात करें तो चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट की अगर बात करें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट होता है जो आपकी जनरल क्वेरी को क्या करता है? सॉल्व करता है। जैसे अगर बात करें, आपने देखा होगा कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप, आप लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सुना होगा। तो उसमें अगर हम कोई भी अपनी डिटेल डालते हैं, कोई भी अपना कुछ भी हम उसमें इनपुट डालते हैं तो वहां से ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। आपने कोई मैसेज किया तो वहां से कोई ऑटोमेटिक आंसर आ गया, फिर आपने कोई मैसेज किया फिर वहां से कोई ऑटोमेटिक आंसर आ गया। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट होता है, इसमें हम अपनी क्वेरी लिखते हैं और वहां से कॉमन आंसर आ जाता है। तो ये कई बार जनरली हेल्थ जो कंपनीज होती हैं वो यूज कर रही होती हैं, या बैंकिंग कंपनी यूज कर रही होती हैं, डॉक्टर्स यूज कर रहे होते हैं कि अगर मान लो हमने अपनी कोई क्वेरी वहां पुटअप करी है तो वहां पे कॉमन आंसर वहां से आ जाता है उनकी तरफ से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे क्रैक कर देता है उस क्वेश्चन को, और उसका जो भी उसके सिस्टम में आंसर होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक ने ये चैटबॉट लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक के बारे में भी हम आगे देखेंगे, तो पहले हम चैटबॉट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। द चैटबॉट ईवा विल वर्क ऑन द डिजिटल सेवा पोर्टल ऑफ सीएससी। तो ये जो चैटबॉट कार्य करेगा ये सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का जो डिजिटल पोर्टल है उसमें कार्य करेगा। ठीक है, जनरली डिजिटली हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, टू एडुकेट एंड सपोर्ट द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, मान लो अगर मैं गांव में हूं और मुझे कोई बिजनेस करना हो, मुझे उस बिजनेस करने से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई भी मुझे रास्ता चाहिए, तो मैं उसके लिए किससे क्वेरी करूं, किससे क्वेश्चन करूं? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक चैटबॉट बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कि वहां पे विलेज लेवल का कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? अपनी समस्या पूछ सकता है। ठीक है, और किस बारे में? अबाउट द बैंक। तो ये जनरली जो चैटबॉट है वो बैंकिंग जो समस्याएं हैं उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, और किसकी हेल्प करेगा? जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है। बैंक का जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन क्विक एंड इजी मैनर बिफोर प्रोवाइडिंग those banking services to rural customer in their catchment area. The EVA chatbot will help to improve the business of VLE, village level entrepreneur, by enabling them to learn अबाउट अकाउंट ओपनिंग, यानी उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना सीख सकते हैं। लोन लीड जनरेशन, लोन कैसे प्राप्त करें उसके बारे में जान सकते हैं। कौन सी बिजनेस के लिए किस प्रकार का कितना लोन मिल सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें वहां पे मिल जाएगी। एंड जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो सारी की सारी चैटबॉट के थ्रू मिल जाएंगी। तो चैटबॉट ईवा, क्या नाम है? ईवा लॉन्च किया है कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एचडीएफसी बैंक ने। अब आइए हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी जो बैंक है इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो टैगलाइन है एचडीएफसी बैंक की, वो क्या है? वो है
वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, तो बैंकों की टैगलाइन पेपर में जरूर आती है। देन अगर हम बात करें इसके जो सीईओ हैं जो लास्ट ईयर ही चेंज हुए हैं, वो हैं शशिधर जगदीशन इज द सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही एचडीएफसी बैंक के सीईओ चेंज हुए और पेपर में सीईओ से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, और एचडीएफसी बैंक के सीईओ से रिगार्डिंग क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था। ठीक है, लास्ट जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में इस न्यूज से। आई होप ये न्यूज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है मूडीज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हमने फिश के बारे में पढ़ा था, फिश, तो फिश ने भी भारत की क्या की थी, जीडीपी का अनुमान लगाया था। तो हाल ही में भी मूडीज भी एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो न्यूयॉर्क में है, और ये अगर बात करें फिच भी न्यूयॉर्क में है, और ये 1909 में स्टैब्लिश हुई थी। तो ये काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने भी हाल ही में इंडिया की जो जीडीपी का अनुमान लगाया, कितना लगाया, 9.3। और फिश ने कितना लगाया था, फिश का भी अभी रिपोर्ट आई थी, अभी हमने 2-3 दिन पहले फिश की रिपोर्ट भी पढ़ी थी। तो फिश ने जो अनुमान लगाया वो 9.5% लगाया। मैंने कई बार बताया कि हमारे एग्जामिनेशन में अनुमानित क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन लोगों ने ये जो अनुमान लगाया कि अगर ये जब ये साल खत्म होगा तो साल खत्म होने में भारत का जो व्यापार है, जीडीपी जो है वो कंट्री के व्यापार को शो करता है, तो उस व्यापार के बेसिस पे जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो 9.3 बताया है मूडीज ने। ठीक है, तो पहले इसने 13.7 बताया था, पहले इसने जो अनुमान बताया था वो 13.7 बताया था, अब क्या हो गया 9.3। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो अपनी प्रेडिक्शन है, जो जीडीपी का ग्रोथ का प्रेडिक्शन है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, कम क्यों कर दिया, ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन की वजह से, या अगर बात करें कोविड इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से, ये सेकेंड वेव जो आई है उसकी वजह से यहाँ पर जो है कंट्री की जो जीडीपी का अनुमान है, प्रोजेक्शन, वो क्या कर दिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कम कर दिया। तो मूडीज ने कितना किया ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.3, और फिश ने किया है 9.5। ओके, नेक्स्ट एक और एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है नमूरा ने जो जीडीपी रिवाइज करी है इंडिया की 10.8 करी है। नमूरा भी अगर बात करें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है ये जापान में है। ये कहां पर है, जापान में। तो मैं जो ये लोकेशन बता रहा हूं, लोकेशन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूडीज कहां पर है, फिश कहां पर है, और ये नमूरा कहां पर है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी प्रेडिक्ट कर रही है वो कहां कहां है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नामूरा हैज कट जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड ऑफ इंडिया फॉर द करंट 2021-2022 टू 10.8%। तो इसने पहले 12.6 किया था, अब 12.6% से इतना कितना कर दिया, 10.8। और मूडीज ने भी हमने देखा 13.7 से कितना कर दिया, 9.3 कर दिया। ओके, और द कट इन द जीडीपी रेट हमें पता है इसका कारण क्यों है, लॉकडाउन ही है। और नामूरा इज अ जापानीज ब्रोकरेज हैविंग इज हेडक्वार्टर इन टोक्यो। तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहां पर ये इंस्टीट्यूशन, नमूरा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, फिर एक न्यूज है, पदम कुमार नायर अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी बजट में ही अनाउंस की गई थी। बजट में जो अभी हाल ही में बजट आया था उसमें ये नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अनाउंस की गई थी। और ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। तो न्यूज क्या है, पदम कुमार नायर अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आइए पहले न्यूज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या है। तो पदम कुमार नायर जी को इसका सीईओ बनाया गया है। प्रेजेंटली पदम कुमार इज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ स्ट्रेस असेट रेजोल्यूशन ग्रुप एट एसबीआई। तो अभी हाल ही में जो पदम कुमार हैं वो एसबीआई के स्ट्रेस असेट रेजोल्यूशन के क्या है, चीफ जनरल है। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज प्रपोज बैड बैंक फॉर टेकिंग ओवर स्ट्रेस एसेट ऑफ लेंडर्स। ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। तो क्या लिखा है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज द प्रपोज बैड बैंक। क्या है, प्रपोज बैड बैंक है ये, फॉर टेकिंग ओवर, क्या कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। किसे टेक ओवर कर रहे हैं, स्ट्रेस असेट को, किसके, ऑफ लेंडर्स। लेंडर्स कौन होता है, जो देनदार है।
ठीक है, देखिए बैंक में क्या होता है, बैंक क्या होता है, बैंक जो होता है ये क्या होता है, लेंडर होता है, ये लोन दे रहा होता है तो लेंडर है। और कस्टमर क्या होता है, कस्टमर होता है बोरोवर, जो लोन ले रहा होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो बैंक जो लेंडर है, लेंडर की जो स्ट्रेस असेट है, क्या है, स्ट्रेस असेट। तो ये स्ट्रेस असेट क्या होती है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। स्ट्रेस असेट वो होती है जब बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया, किसी कस्टमर को लोन दिया और उस कस्टमर ने लोन का पैसा वापस नहीं किया। तो लोन मान लो बैंक ने दिया है 1 करोड़ का, अब कस्टमर ने ना ही उसका ब्याज दिया, ठीक है, और ना ही अगर बात करें प्रिंसिपल अमाउंट दी, तो ऑब्वियस ही बात है ये बैंक का पैसा क्या हो गया, स्ट्रेस में चला गया। ठीक है, स्ट्रेस असेट। तो असेट की बात अगर हम बात करें तो असेट का मतलब होता है कि जिससे हमारी इनकम हो। बैंक की इनकम किससे होती है, लोन से होती है। तो बैंक ने लोन दिया, उसकी इनकम ब्याज से होती है। अब ब्याज आना बंद हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वहां पर क्या हो गया, एक स्ट्रेस क्रिएट कर हो गया, ये इनकम आना बंद हो गई। फॉर एग्जाम्पल अभी हम हमारे जो बिजनेसेस हैं वो ओपन थे तो पैसा आ रहा था, लेकिन बिजनेसेस क्लोज हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो इनके बिजनेसेस क्लोज हुए उन्हें स्ट्रेस हुआ है। तो वही बात है, स्ट्रेस असेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बैड बैंक बनाया गया है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। स्ट्रेस असेट क्या है, लेंडर कौन है यहाँ पर, आगे पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर बाद में मैं पूरी तरीके से क्लियर करता हूं। तो एंड वॉज अनाउंस बाय निर्मला सीतारमन इन द बजट 2021-2022। तो इसी साल के बजट में ये अनाउंस किया गया टू कंसोलिडेट एंड टेक ओवर एग्जिस्टिंग स्ट्रेस असेट ऑफ लेंडर एंड अंडरटेक देयर रेजोल्यूशन। ठीक है, बैड बैंक क्या है, बैड बैंक रिफर टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट टेक ओवर बैड असेट ऑफ लेंडर्स एंड अंडरटेक रेजोल्यूशन। आइए समझते हैं इस न्यूज को। तो ये क्या बोल रहा है कि एक बैड बैंक्स होते हैं, ठीक है, और ये जो बैड बैंक का नाम रखा गया है, ये एक बैड बैंक बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैड बैंक बनाया है। इस बैड बैंक का नाम क्या रखा गया, NACL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये बैड बैंक क्या करेगा कि बहुत सारे जो कंट्री के अंदर बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, ठीक है, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, हर एक बैंक में क्या होता है, हर एक बैंक में एनपीए होता है। एनपीए समझ रहे हो, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो वही जो स्ट्रेस असेट होता है ना, स्ट्रेस असेट को ही हम नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं कि भैया बैंकों ने पैसा दिया लोन के रूप में और उन्हें कस्टमर ने पैसा वापस नहीं किया। तो ये जो हर एक बैंक में, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, हर एक बैंक में एनपीए होता है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो एनपीए अगर बात करें जिनसे रिकवरी नहीं हो पा रही है, जो जिन पर अगर बात करें जिनका काफी ज्यादा टाइम हो गया है, जिनका टाइम बहुत ज्यादा हो गया और जिनसे रिकवरी नहीं हो पाई है जिन कस्टमर से, अब क्या किया रहेगा यहाँ पर जो बैंक्स हैं ये सारा का सारा जो अपना एनपीए का जो डिपार्टमेंट है वो कैसे दे देंगे, सौंप देंगे, बैड बैंक्स को सौंप देंगे। ठीक है ना, यानी बैड बैंक सारे के सारे जो स्ट्रेस असेट है, जिनसे जो बैंक ने पैसा दिया और वापस नहीं आया काफी टाइम से, उस लोन को बैड बैंक अपने अंडर ले लेगा और फिर जो रिकवरी है वो कौन करेगा, बैड बैंक करेगा। तो यानी रिकवरी का जो काम है वो ये बैंक्स नहीं करेंगे, रिकवरी का पूरा जो कार्य होगा वो बैड बैंक देखेगा। ठीक है ना, यानी स्ट्रेस असेट वो असेट हो गई जिन्होंने बहुत टाइम हो गया, कम से 8 साल 10 साल हो गए, 15 साल होने को आ रहे हैं और उन्होंने अपनी लोन की अमाउंट वापस नहीं करी है। तो वहां पर अगर बात करें ऐसी लोन की जो केसेस हैं उन्हें बैड बैंक अपने अंडर लेगा और फिर बाद में उसे वहां पे रिकवरी करने की कोशिश करेगा। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कंट्री में वही कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी रिकवरी का काम होता है वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती हैं। तो यहाँ पे एक नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट की जा रही है। और ये जो इसका जो प्रस्ताव रखा है वो 2021-22 में रखा और हाल ही में इसके जो सीईओ को अपॉइंट किया गया उनका नाम है पद्मा कुमार एम नायर। आप लोगों को पता ही है कि भारत में बैंक की जो कंडीशंस है वो काफी ज्यादा खराब है। तो बैंकिंग कंडीशन को सुधारने के लिए, बैंकों को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये न्यूज क्लियर होगी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पद्म कुमार एम नैयर, ये जरूर पेपर में क्वेश्चन बनेगा। अगला, अभी हाल ही में फॉर्मर यूएस सेनेटर बिल नेल्सन सॉन इन एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। तो नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो यूएस के फॉर्मर सेनेटर हैं जिनका नाम है बिल नेल्सन, उन्हें अपॉइंट किया गया।
तो यहां देख लेते हैं, द फॉर्मर यूएस सीनेटर बिल नेल्सन, इंपॉर्टेंट नाम है, हैज बीन शोन एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसके 14 एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, किसके, नासा के। नासा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ी स्पेस कंपनी है यूएस की, ठीक है। और the 78-year-old Nelson was administered the oath of office by US President Kamala Harris, तो कमला हारिस ने अभी हाल ही में इन्हें ओथ दिलाई है, यानी ये अपॉइंट तो 3 मई को हो गए थे, लेकिन जो अभी शपथ है वो किसने अभी हाल ही में दिलाई है, जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो ये पता होना चाहिए कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन की है, कमला हैरिस, और उन्होंने भी हाल ही में बिल नेल्सन को नासा का 14th एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। ही रिप्लेसेस जेम्स फेडरिक ब्रिडस्टीन who stepped down in January 2021. Earlier Nelson served as the US senator from Florida from 2001 to 2019. अब ये सेनेटर क्या होता है, देखिए एक चीज और, कई बार यूएस में इलेक्शन होते हैं, और जब ये हाल ही में यूएस में इलेक्शन थे तब ये न्यूज में था कि देखिए क्या है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें, लोकसभा राज्यसभा होती है, अपर हाउस लोअर हाउस होता है, ऐसे ही वहां भी क्या होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। तो वहां का जो अपर हाउस है उसे हम बोलते हैं सीनेट, और वहां का जो लोअर हाउस होता है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो हाउस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। तो सीनेट के मेंबर रह चुके हैं नेल्सन फ्लोरिडा से, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में उज्ज्वला सिंघानिया को अपॉइंट किया गया 38 नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की एफएलओ। अब ये उज्ज्वला सिंघानिया जी के बारे में जान लेते हैं, कि पहले तो ये जान लेते हैं कि फिक्की एफएलओ क्या है। तो फिक्की एफएलओ जो है, एफएलओ ही फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ये जनरली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनरली एक तरीके से व्यापारियों का एसोसिएशन है, जितने भी जो व्यापारी हैं उनका एसोसिएशन है। किस तरीके से व्यापार होना चाहिए, एथिक्स, लीगल जो है वो सारे के सारे यही डिसाइड करता है, ठीक है। और जो व्यापारी हैं उनके व्यापारियों के हित के लिए कार्य करता है। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें इस हाल ही में एफएलओ लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी हेड अपॉइंट की गई है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई है, उनका नाम क्या, उज्ज्वला सिंघानिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। उज्ज्वला सिंघानिया इज द 38 नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एफएलओ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, फुल फॉर्म यही फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जीडी बिरला भी इसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है। जीडी बिरला ने और भी लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1929 में, व्यापारियों के हित के लिए, ठीक है। तो नाम क्या इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वला सिंघानिया जी को अपॉइंट किया गया 38 नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एफएलओ, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहां पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। कौन सा डे मनाया गया, इंटरनेशनल नर्स डे। तो इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। जनरली ऑब्वियस सी बात है, नर्सेस के जो वर्क है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि इन 2 सालों में डॉक्टरों ने जी जान लगा के कार्य किया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने। तो ऑब्वियस ही बात है, एक उनके लिए रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट, एक उनके लिए ऑब्जर्वेंस रहता ही है। और नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें डॉक्टर डे की, तो डॉक्टर डे जो मनाया जाता है वो हर साल, अगर बात करें 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो अभी हम नर्स डे की बात कर लेते हैं। तो इस साल की जो नर्स डे की थीम है वो क्या है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या थीम है, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया थीम जरूर आती है पेपर में। द डे वाज क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली सिंस जनवरी 1974। 1974 से ये डे मनाया जा रहा है। और ये जो डे मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल
जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, केरला की ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए और फाउंडिंग मेंबर ऑफ सीपीआई, एक पार्टी थी, बहुत पुरानी पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसकी जो फाउंडिंग मेंबर थी के आर गौरी अम्मा, ये अब नहीं रही है, 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो देख लेते हैं इनके बारे में। अ सीनियर मोस्ट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ केरल, के आर गौरी अम्मा was the first revenue minister in the state communist party of the state in 1957. She was the second longest serving MLA in the Kerala Legislative Assembly and also large serving member of the first Kerala government. After the split of Communist Party in 1964, K. Gauri joined the newly formed Communist Party of India. तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी केरल में, और ये उसकी फाउंडिंग मेंबर थी। तो वही बात है, इनके कार्यों के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है बट इतना नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए के आर गौरी जो अम्मा थी ये क्या थी, ये एमएलए रह चुकी हैं, ठीक है, केरल से, और फाउंडिंग मेंबर थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में फॉर्म हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसके बारे में, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है और इनका कंट्रीब्यूशन जनरली इंडियन पॉलिटिक्स में रहा है। तो ये हमने आज की इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो हमने कवर कर लिए। अब हमने जो कल करंट अफेयर्स करी थी उसका हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें, हमने कल पढ़ा था कि हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे, मैंने बताया था कि नेशनल लेवल पे भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। फ्रॉम 1999 1999 से ये डे मनाया जा रहा है। और मैंने बताया था कि नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे मनाया जाता है ये 1998 के ऑपरेशन शक्ति के बेसिस पे बनाया जाता है। एक ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन शक्ति आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है इसे हम पोखरण 2 के नाम से भी जानते हैं। पोखरण एक जगह है राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में। और जनरली जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो पोखरण में ही होते हैं। तो पहला जो पोखरण हुआ था, जो फर्स्ट पोखरण था, पहला जो पोखरण हुआ था वो 19 यानी पहला जो टेस्ट हुआ था वो 1974 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा टेस्ट कहाँ हुआ था, 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और ये जो हुआ था ये किसकी लीडरशिप में हुआ था, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप में ये टेस्ट हुआ था और ये सक्सेसफुल रहा था। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। तो इस सक्सेसफुल टेस्ट के बेसिस पे हर साल 11 मई को भारत नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है। हाल ही में डॉज 1 मिशन टू द मून, एक डॉज 1 एक मिशन लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट एवर, ये पहला ऐसा कमर्शियल लूनर पेलोड है जिसका जो पेमेंट होगा पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में होगा। वो क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, डॉज कॉइन, ठीक है। तो डॉज 1 मिशन है जो मून का एक मून मिशन है, और इस मून मिशन को जो कंडक्ट कर रहा है वो निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो इसका सही उत्तर क्या है, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी है और ये एक मून मिशन कर रही है। और इस मून मिशन को जो जनरली जो इसका पेमेंट होगा वो क्रिप्टो करेंसी में होगा जिसका नाम है डॉज कॉइन, ठीक है। और ये पहली ऐसी लूनर पेलोड होगी जो डॉज कॉइन जो पेमेंट एक्सेप्ट करेगी वो क्रिप्टो करेंसी में करेगी। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। अप्रैल 2021 का जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है वो किसे दिया, बाबर आजम को। किसे दिया, बाबर आजम को, वो मेंस को दिया। अगर हम बात करें आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया एशले हीली, ठीक है ना। एशले हीली जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इन्हें दिया गया, ठीक है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला और आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला। अभी हाल ही में अनुपम खेर जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इन द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और ये जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो उनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया। एक शॉर्ट मूवी थी हैप्पी बर्थडे, और इस शॉर्ट मूवी के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अभी अगर बात करें, हाल ही में एक टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने
मैड्रिड ओपन मैन सिंगल टाइटल जीता। तो मैड्रिड, अभी मैड्रिड ओपन चल रहा, तो मैड्रिड ओपन में जो मैन सिंगल टाइटल का जो खिताब दिया गया है वो किसे दिया गया? अलेक्जेंडर जेवरेव को। किसे दिया गया? अलेक्जेंडर जेवरेव ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया मनाया गया। मैंने बताया आर्गेनिया एक क्या है? ट्री है, और ट्री से जनरली ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये जो ट्री है वो आपको मोरक्को में मिलेगा। कहाँ पे? मोरक्को। मोरक्को एक जगह है, कहाँ पर? अफ्रीका में। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया है वो हर साल 10 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में अगर बात करें, नेम द फीमेल क्रिकेट प्लेयर हु हैज शोन एज द आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो मैंने बताया एलिशा हील है, ठीक है। वो वहां पे मेरी स्पेलिंग गलत हो गई थी, एलिशा हील है, ठीक है ना, एलिशा हील है। तो इसे यहाँ पे हम सही कर लेंगे, एलिशा है, ठीक है, एलिशा, एलिशा हील है। ओके, तो इस तरीके से वही बात है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो नाम से नए नए नाम हम सुन रहे होते हैं, और एक बार में पढ़ने से हमें याद नहीं होते हैं। जब हम 2-3 बार जब उन्हें हम रिवाइज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाते हैं। तो जैसे भी हमने अब रिवाइज कर लिया, 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे तो फिर हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? द क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी डॉट कॉइन वॉज इंस्पायर्ड बाय ऑफ दी क्रिएशन। तो यहां पर अगर बात करें, इसका क्या आंसर है? डॉट कॉइन जो जनरली लिया गया निम्नलिखित में से किस क्रिएचर में से लिया गया? तो ये जो लिया गया है ये डॉग से लिया गया, ठीक है। किससे लिया गया? डॉग से। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।